we are moving to the next part of the renal physiology. After done with filtration and different mechanics related to filtration, now we are shifting. क्या हुआ? बंद कर दो बंद. Now we are shifting to the next part, that is the tubular reabsorption and secretion, of course. दोनों चीजें साथ हैं. Reabsorption और secretion में से of course reabsorption बहुत ज़्यादा important है. Secretion होती है substances की, लेकिन ज़्यादा important reabsorption है. आपको अगर याद हो तो मैंने previous lecture में और उससे पिछले lecture में भी मैंने आपको बताया था कि 180 लीटर पर डे is filtered and how much is reabsorbed? ये रीएब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन का जो आपस का मैकेनिक्स और बैलेंस है ना, यही वो चीज है जो डेली यूरिन प्रोडक्शन को मेंटेन कर रही है. इन दोनों का बैलेंस अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली इसको भी इंक्रीज होना चाहिए ताकि ये बैलेंस्ड रहे. ये ऐसा नहीं है कि यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं जा सकती है, किडनी बढ़ाता नहीं है, डेफिनेटली बढ़ाता है, लेकिन एक लिमिट है. उस लिमिट से बियॉन्ड नहीं जा सकता किडनी यूरिन बनाने के लिए. वो लिमिट क्यों आ जाती है? वो हमारे अमाउंट ऑफ प्लाज्मा लिमिटेड है. अमाउंट ऑफ प्लाज्मा 3 लीटर से ज्यादा नहीं है, यूरिन प्रोडक्शन 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती पर डे. तो वाइस वर्सा ये जितना इंक्रीज होता जाएगा उसको उसी तरह इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा. मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात और दोबारा बता देता हूं कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो किडनी में नेफ्रॉन के लेवल पे काम कर रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है. सबसे ज्यादा, इसका मतलब है पैसिव भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा डोमिनेटिंग है ना नेफ्रॉन के लेवल पे, वो कौन सा वाला मैकेनिज्म है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डू यू रिमेंबर द 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव. प्राइमरी एक्टिव डायरेक्टली यूजेस द एटीपी, सेकेंडरी एक्टिव इनडायरेक्टली यूजेस द एटीपी विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन कंसेंट. वो सोडियम आयन की डिफ्यूजन के हिसाब से लेता है जो सेकेंडरी एक्टिव है, और प्राइमरी एक्टिव जो है वो डायरेक्टली किससे लेता है? एटीपीएस से. अच्छा, यहां पे ना मैं आपको जो टॉपिक में आज करवाने लगूं, मैं भी ट्रांसपोर्ट रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पे नहीं जा रहा हूं. इंशाल्लाह मैं कल आपको करवा दूंगा. हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे, पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी, कलेक्टिंग उसमें हम कर लेंगे. इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको आज एक ग्राफ करवाना है, एक टेबल है, 5 मार्क्स का एससीक्यू है जो करवाना है. अब गौर से सुनना, इधर देखो बोर्ड पे. हर वो सब्सटेंस जो नेफ्रॉन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करता है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दोबारा बता रहा हूं, मैं सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं. एक वो सब्सटेंस है जिनमें ये अचीव हो जाता है. क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम. एक वो ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है जो ये वाला फेनोमेन एक्टिव में लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम. और दूसरे ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो लेते हैं ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट. मुझे फॉलो कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes. मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि हमने सब्सटेंसेस के 2 ग्रुप्स बना लिए. अब ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को साइड पे कर, हमने सब्सटेंसेस के 2 ग्रुप्स बना लिए. एक वो, लेकिन ये वो वाले सब्सटेंसेस हैं, इनमें कॉमन क्या है? सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हैं. उनमें 2 ग्रुप्स बना लिए. कुछ वो हैं जो एक फेनोमेनल अचीव करते हैं, उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम. और कुछ वो हैं जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कभी अचीव नहीं करते, तो वो क्या करते हैं? ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट दोनों ही होंगे, एक ये अचीव कर लेगा, एक ये अचीव नहीं कर सकेगा, तो उसको कहेंगे हम ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट है. लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? ये सब्सटेंसेस है एक्टिव वाले. एक को तो मैं अभी निकाल देता हूं इन दोनों के चक्कर से, वो ये है क्योंकि वाटर जब भी जाता है वो ऑस्मोसिस से जाता है, एंड वी नो ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट. तो इसका मतलब है वाटर इस फेनोमेनन में कहीं भी नहीं आएगा. मैं आपको एमसीक्यूज भी करवा रहा हूं, गौर से सुनो एमसीक्यूज भी. शायद आपको एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस फॉलो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस फॉलो द ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एक्सेप्ट. तो वाटर तो इन दोनों कैटेगरीज में शामिल ही नहीं होता, तो इसको मैंने पहले ही साइड पे कर दिया. ओके, अब मैं सब्सटेंस का नाम लिखता हूं. वो सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम अचीव करते हैं उसमें आता है ग्लूकोज.
अभी एक एक एग्जांपल ही लिख रहा हूं मैं ताकि आपको समझ आ जाए। और वो सब्सटेंस या वो पार्ट या वो चीज जो कि ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट को फॉलो करती है वो है सोडियम आयंस। ये बात सिर्फ नेफ्रॉन के लेवल पे हो रही है, ये याद रखना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बॉडी में कई जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम और ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस लेवल पे पढ़ा रहा हूं आपको और किस लेवल पे मौजूद है, ये नेफ्रॉन के लेवल। इसलिए बात ये कनेक्टेड है, यहाँ पे रीनल फिजियोलॉजी में बात क्यों आ रही है उसकी लॉजिक दे रहा हूं। ये कहीं और भी पढ़ाई जा सकती है, नहीं, ये बात यहीं पे हम इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं मतलब समझाता हूं इनका। इसका मतलब यह है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना, इसका मतलब यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का लेवल, इधर गौर से देखना है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, ये कॉन्सेप्ट तो याद होगा। दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये टिब्यूल हो गया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हो गया। अब यहां से कोई सब्सटेंस निकल के प्राइमरी एक्टिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ब्लड वेसल तक पहुंचना चाह रहा है। मैं ये बोलने लगा हूं कि अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक टाइम वो आएगा जब ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो काम कर रहे हैं यहां पे, इनकी सैचुरेशन अचीव हो जाएगी। क्या अचीव हो जाएगी? सैचुरेशन का वर्ड का मतलब तो पता ही है ना, कि नथिंग मोर कैन बी एडेड। उसने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव कर ली है। बेटी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, प्राइमरी एक्टिव में आपने मुझे बताया एटीपीएस पंप, सेकेंडरी एक्टिव में सोडियम आयन के जरिए, दोनों केसेस में प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। एटीपीएस पंप इज अ प्रोटीन, तो बेटे वो प्रोटीन चैनल, उसकी एक सैचुरेशन होती है, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो लिमिट इस केस में अचीव हो जाती है। इसीलिए उसके नाम में क्या नजर आ रहा है, ये वर्ड मैक्सिमम, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। इससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता इररिस्पेक्टिव ऑफ कि टिब्यूल में कितना मौजूद है, उससे ज्यादा मजीद ट्रांसपोर्ट। ये अच्छा, ट्रांसपोर्ट का मतलब ना यहां पे रीएब्जॉर्प्शन से है, ये भी मैं बता दूं। ट्रांसपोर्ट के वर्ड का मतलब यहां पे क्या है, रीएब्जॉर्प्शन से। इसका मतलब है इससे ज्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। अब इधर गौर से देखना है। अब मैं आपको एक ग्राफ में ये बात समझाता हूं, अब बहुत अच्छी समझ आएगी। इधर देखो, बोर्ड पे देखना। ये एक्चुअली ना 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं जो मैं एक पे ही बना के समझाऊंगा आपको, बारी बारी बनाऊंगा तीनों डिफरेंट, और फिर मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव बताता हूं। एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। इसको प्लीज मेरी तरफ देख लो, इसको अभी ड्रॉ ना करो, इसको मेरी तरफ देख लो। बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, इसको सिर्फ समझ लो कि ये बुक में बनी कैसे है। मैं आपको इस तरह बनाना चाह रहा हूं। एक्स एक्सिस में क्या है, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। वाई एक्सिस में मैंने इसमें 3 डिफरेंट ग्राफ बनाने हैं, तो पहले मैं पहला लिखता हूं, जो पहला बना लो। पहला है फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज। फिल्टर्ड लोड, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टर्ड लोड? नाम से क्या लगा? कितनी ग्लूकोज फिल्टर हुई है एट द लेवल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, वो लोड है उसका, कि कितनी ग्लूकोज फिल्टर हुई। इसका यूनिट होता है मिलीग्राम पर मिनट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जैसा नहीं हुआ, वो भी 125 ml पर मिनट बोलते हैं, तो ये भी वैसे ही इसका यूनिट। और ये तो सिंपल मिलीग्राम पर DL पर डेसीलीटर पर 100 ml, ठीक है। इसकी यूनिट्स में साथ लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में कॉमन सेंस क्या कहती है कि प्लाज्मा ग्लूकोज अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो फिल्ट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है फिल्ट्रेशन ये नॉन सिलेक्टिव है। अभी मैं रीअब्जॉर्प्शन में नहीं पहुंचा, मैं पहले स्टेप पे हूं, फिल्ट्रेशन पे। जस्ट लुक एट द ग्राफ, सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे लिख के मेंशन करता हूं, वो बुक के अंदर लिखी है, मैं यहां पे लिखता हूं। नॉर्मल ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज हम ले लेते हैं 100 मिलीग्राम पर DL। तो बुक ये लिखती है कि जब ये 100 होता है तो उस वक्त जो फिल्टर्ड लोड ग्लूकोज का होता है, अब मैं दोबारा यहां पे 100, यहां भी यूनिट डाल देते हैं, 200, 300, 400, 500। जब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन थी, तो फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज इज 125 मिलीग्राम पर मिनट।
ये बुकिश वैल्यू बोली है मैंने सिर्फ कि जब 100 ग्लूकोज कंसंट्रेशन प्लाज्मा या ब्लड में थी तो कितनी फिल्टर हो रही थी 125 मिलीग्राम पर मिनट, या मैं ये भी बोल सकता हूँ ये उसका फिल्टर्ड लोड है। अब मुझे बताओ अगर मैं ये कंसंट्रेशन ग्लूकोज की 200 कर दूं तो ये डबल होके 125 से कितना हो जाएगा 250। तो राउंड अबाउट ये मैं इसकी लाइन एक और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। वो इतना प्रिसीजन वाला ग्राफ तो मैं बना पा रहा क्योंकि रफली बना रहा हूँ, लेकिन समझाने के। एंड सिमिलरली इसको 3 टाइम्स करते जाएंगे, प्रोपोर्शनली ग्रो करती जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसमें कोई डाउट? फिजियोलॉजिकली कोई डाउट? मैकेनिज्म भी समझ आने में कि जितना ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उतना ही फिल्टर होता जाएगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज को कोई स्टॉप नहीं करने वाला। ओके, अब फिल्टर्ड लोड के बाद मैं एक और चीज यहाँ पे बना रहा हूं। अब वाई एक्सिस में मैं ऐड कर रहा हूं एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। एक्सक्रीशन का मतलब क्या? यूरिन में कितनी निकल रही है, एंड पे यूरिन में कितनी कलेक्टिंग डक्ट से निकल के कितनी जा रही। अगेन मैंने किसको बाईपास किया दरमियान में? रीएब्जॉर्प्शन की भी बात नहीं की, सिक्रीशन की भी बात नहीं की। पहले मैंने फिल्टर की बात की और मैं एक्सट्रीम पे चला गया हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में बुक ये लिखती है, अगेन कुछ वैल्यूज हैं कि जब 200 तक तो कोई एक्सक्रीशन नहीं है, ग्राफ में कोई लाइन नहीं है एक्सक्रीशन की। लेकिन जैसे ही वो लेवल 200 मिलीग्राम पर डीएल को क्रॉस करता है, ग्लूकोज कहां पेर होनी शुरू हो जाती है? यूरिन के अंदर, और अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इस दफा पिछले ग्राफ से फर्क क्या है? वो तो 0 से शुरू हो गया था, लेकिन ये कहां से शुरू हुआ है? 200। क्योंकि 200 से नीचे नीचे जब तक ब्लड ग्लूकोज रहती है, यूरिन में ग्लूकोज अपेयर नहीं होगी। अब आपने एक बात फॉलो करनी है मेरे साथ। नॉर्मल कितनी थी? 100। क्या यूरिन में अपेयर हो रही थी? अगर 150 तक हो गई ब्लड में, क्या यूरिन में अपेयर हुई? अगर 200 तक भी पहुंच गई तो नहीं हुई। 200 से ऊपर गई तो अपेयर होनी शुरू। अब आपको बात समझ आ रही है? इसका मतलब है नेफ्रॉन ने कितना बर्दाश्त किया ग्लूकोज को एक्सक्रीट करने से पहले? ऑलमोस्ट डबल दी वैल्यू उसको बर्दाश्त की। अब अगली बात आपने, अब मैं तीसरी चीज इसमें ऐड कर रहा हूं। एक हो गया फिल्टर लोड, एक हो गया एक्सक्रीशन। अब आ रही है काम की बात, रीएब्जॉर्प्शन। अब तीसरी चीज इसी ग्राफ में ऐड करूं, क्योंकि अब दरमियान वाली बात तो इंपॉर्टेंट है ना, वो तो हमने देखनी है कि वो क्या हो रहा है। अब उसमें कुछ वैल्यूज हैं जो आपने समझनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। बुक ये लिखती है कि ऑफ कोर्स जब 200 हुआ तो यूरिन में अपेयर होना शुरू हो गया। तो 200 से पहले इसका मतलब है जो रीएब्जॉर्प्शन थी वो प्रोपोर्शनली ग्रो कर रही थी। इज इट इट? यस। अगर यहां से 100 मिलीग्राम मतलब अपेयर होना शुरू हुआ, मैं रीएब्जॉर्प्शन का बना रहा हूं, ब्लू से बनाता हूं चलो, ताकि ऊपर डिफरेंट नजर आ जाए। ब्लू लाइन से बना रहा हूं, ऐसे जा रहा है। ये जब 250 पे पहुंचा, जो कि नीचे 200 थी, रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने लगी। रीएब्जॉर्प्शन इस तरह बढ़ती जानी चाहिए थी ना, नहीं, अब सीधा नहीं जा रहा। रीएब्जॉर्प्शन का ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे 375 मिलीग्राम पर मिनट। पहले मैंने क्या लिखी? 250। अब मैं कौन से लिख रहा हूँ? 375। 250 पे रीएब्जॉर्प्शन रुकना शुरू हो गई और 375 पे बिल्कुल टोटली स्टॉप। रिलैक्स, दोबारा बता। मैं आपको ये कह रहा हूं कि रीएब्जॉर्प्शन जैसे ही ग्लूकोज ब्लड प्लाज्मा में 0 थी, ग्लूकोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग होती तो नहीं, कभी चलो ले लेते हैं, 0 थी। आपने ग्लूकोज डाइट में ली तो ऑटोमेटिकली फिल्टर भी हुई, वो तो हम फिल्टर लोड बना ही चुके हैं पहले। और ये ब्लू ग्राफ क्या बता रहे हैं कि जितनी फिल्टर हो रही है उतनी ही आपको पता ना 100% रीएब्जॉर्ब। फिल्टर जितनी ग्लूकोज उतनी रीएब्जॉर्ब, तो इसलिए ग्राफ उसके ऊपर आ रहा है बिल्कुल, जितनी फिल्टर उतनी रीएब्जॉर्ब, जितनी फिल्टर उतनी रीएब्जॉर्ब। लेकिन एक लेवल ऐसा है 250 वाला जिसमें ब्लड ग्लूकोज 200 तक पहुंच चुकी थी कि वहां पे जाके रीएब्जॉर्प्शन ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा बस भाई इससे ज्यादा रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। कोशिश कर रहे हैं नेफ्रॉन बेटे, 2 मिलियन नेफ्रॉन है, 20 लाख नेफ्रॉन है दोनों किडनी के मिला के, सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं। तो 250 पे काम कम होना शुरू हो गया और होते होते बिल्कुल 0 कहां पे पहुंचा? 375। अब यहां पे मैं 2 बातें बताने लगा जो वाइवा क्वेश्चन है, 2 बातें।
ये जो 375 मिलीग्राम पर मिनट है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। 375 मिलीग्राम पर मिनट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का मतलब यह है कि अब इससे ऊपर 0.0001 मिलीग्राम ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगी। आपका मैं डाउट क्लियर करने लगा हूं, यह है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। एक टर्म यहां पे और है जो आप कंफ्यूज ना कर दो वाइवे में बताते हुए, थ्रेशहोल्ड ऑफ ग्लूकोज। बर्ड्स आई व्यू में तो यही लगता है कि थ्रेशहोल्ड ऑफ ग्लूकोज शुड बी दी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। मैं पहले वो बात करता हूं जो आप लोगों के दिल में, कि जो थ्रेशहोल्ड है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है। लेकिन मैंने आपको यहां वैल्यू क्या बोली थी, जहां से रीअब्सॉर्प्शन वो रोकना शुरू कर देते हैं, आगे नहीं जाती। यहां पे अगर मैयर करें वो 250 मिलीग्राम पर मिनट, यहां पे वो रुकना शुरू हो जाता है। लेकिन 375 पे आके कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो दिस 250 मिलीग्राम पर मिनट, दिस इज द रीनल थ्रेशहोल्ड ऑफ ग्लूकोज। बात समझ आ रही है कि रीनल की थ्रेशहोल्ड अचीव हो जाती है। रीनल कहता है यार इससे ज्यादा मत दो, मैं रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देख लो फिर भी रीनल कितना मार्जिन दे रहा है, 250 के बाद भी वो 375 तक कुछ ना कुछ पकड़ा है कि चलो थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। मैं अभी रीजन भी बताता हूं इनका डिफरेंस क्यों है, कि ये 375 दोनों ही 375 क्यों नहीं है, या दोनों ही 250 क्यों नहीं, मैं बताता हूं। उसकी सबसे पहली रीजन ये है कि बेटे सारे नेफ्रॉन एक ही लेवल पे वर्किंग नहीं कर रहे होते। सारे नेफ्रॉन एक ही वक्त में 100% काम नहीं कर रहे होते। कुछ किडनी के नेफ्रॉन बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, कुछ जरा मीडियम कैपेसिटी पे होते हैं, कुछ लोअर कैपेसिटी पे होते हैं। मैं एक नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहा हूं, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसका 100% किडनी नॉर्मल है, उनकी बात कर रहा हूं कि एक 100% जिसकी किडनी नॉर्मल है, उसके एक ही वक्त में 2 मिलियन नेफ्रॉन एक ही तरीके से काम नहीं कर रहे। बेटी इस बात को ऐसे समझ लो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका, क्या उसमें सारे न्यूरॉन्स एक ही वक्त में सारी नर्व इंपल्स जनरेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। जिन पार्ट्स को आप ज्यादा यूज कर रहे हो वो ज्यादा एक्टिव है, जिनको नहीं यूज कर रहे हो इसका किडनी में भी ये काम चलता है। हाँ हमारी विल में नहीं है, लेकिन किडनी में भी काम चल रहा है। इसलिए इस वेरिएशन की वजह से कुछ नेफ्रॉन 250 पे हाथ खड़ा कर देते हैं कि बस वही से ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कहां तक ले जाते हैं, 375। तो ये जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की वैल्यू है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा किसी नेफ्रॉन में एबिलिटी नहीं है कि वो ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर सके। एक भी नेफ्रॉन ऐसा नहीं होगा जो आपको 378 मिलीग्राम पर मिनट की वैल्यू दे देगा, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। और 250 कौन सी वैल्यू है? 250 वो वैल्यू है जहां पे एक नेफ्रॉन मिनिमम एक नेफ्रॉन 250 पे काम करना छोड़ता है, कहता भाई हाँ 249 तक सारी एब्सॉर्ब कर लेंगे, 375 से ऊपर कोई भी नहीं कर सकेगा। तो ये रेंज हो गई कि 250 से काम शुरू हो जाता है, कुछ नेफ्रॉन 250 पे, कुछ 300 पे, कुछ 325 पे, 375 पे जाके पूरा किडनी जो है कहता बस इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते इसको बर्दाश्त। तो अगर मैं एक और टर्म बोलूं, अगर यहां 375 है तो यहां कितनी हो जाएगी, 300, 3 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब है किडनी के नेफ्रॉन इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि भाई कहां 100 नॉर्मल और कहां 3 टाइम्स चली गई है कि इसको हम बचा लें, किसी तरह वापस भेज दें ब्लड के अंदर। लेकिन उसे क्या पता ये ब्लड पाकिस्तानी का है, उसे क्या पता कि ग्लूकोज जब खानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी की खा छोड़नी है कि खुद भी पागल हो जाए और किडनी को भी पागल कर दें, और यूरिन में तो फिर ग्लूकोज आनी ही आनी है। अब ये जो बना ना यहाँ पे स्केयर सेंटर में, इधर देखना गौर से, ये जो स्केयर बना है सेंटर में, दिस वन, 3 ग्राफ्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, इस डायग्राम को कहते हैं दी सप्ले डायग्राम ऑफ किडनी। ये वर्ड गाइटन में नहीं लिखा हुआ, सप्ले डायग्राम ऑफ किडनी। सप्ले basically here means the difference between the filtered load of any substance with the excretion. कितना फिल्टर हुआ, कितना एक्सक्रीट हुआ, उसका जो डिफरेंस है बेसिकली दैट इज कॉल्ड हियर एज सप्ले डायग्राम, उसको सप्ले कहते हैं। और आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, आपको ये सप्ले डायग्राम ग्लूकोज की ही मिलेगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका कि सारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम नहीं करते, ग्लूकोज इज द वन जो ये एबिलिटी अचीव करता है।
तो मुझे अब क्विक रिवील करवानी है, कौन सी 3 चीजें हैं इस ग्राफ में जिसका प्लाज्मा ग्लूकोज के साथ कंपेयर हुआ है? जैसे मैंने बनाई है वैसे सोच के बताओ। पहले सिर्फ फिल्टर लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडेफिनेटली प्लाज्मा बढ़ाते जाओगे वो इनडेफिनेटली फिल्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। मतलब फिल्ट्रेशन देखो कितनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसकी एबिलिटी देखो आप कि शायद 700 पे भी पहुंच जाएगी, तो ये भी प्रोपोर्शनली बढ़ती जाएगी। हाँ, इसमें 2 वैल्यूज एमसीक्यू के लिए याद रखनी। अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है तो फिल्टर लोड कितना होगा? 125 मिलीग्राम पर मिनट, यूनिट का फर्क है, पर मिनट, और डबल इट और वो डबल वैल्यू होती चाहिए। अगला कौन सा ग्राफ बना? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन 0 से शुरू कर ले? नहीं, कहां से शुरू कर देंगे? 200। 0 से लेके 200 तक ग्लूकोज नेवर अपीयर्स इन यूरिन। 200 के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी 200 से ऊपर बढ़ती जाएगी उतनी ही यूरिन में अपीयर होती जाएगी। एंड द लास्ट पार्ट जो कि दरमियान में कनेक्ट किया वो रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन 250 मिलीग्राम तक कौन सा ग्राफ फॉलो करता है? फिल्टर्ड लोड वाला, 250 मिलीग्राम पर मिनट तक, वाई एक्सिस की बात कर। लेकिन उसके बाद फ्लैट होना शुरू होता है, कर्व में रहता है, बिल्कुल ऐसे नहीं सीधा फ्लैट, कर्व में आता है। लेकिन जब 375 तक पहुंचता है रीअब्जॉर्प्शन टोटली स्टॉप्स, वाई एक्सिस में रीअब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ने वाला। अब ये ग्राफ जब आप गाइटन में देखते हो ना, तो गाइटन में ये इकट्ठा लिखा होता है ऐसे, उसमें लिखा हुआ है फिल्टर्ड लोड, एक्सक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन मिलीग्राम पर मिनट, और आगे ये बना होता है ऐसे। बंदा देख के ना कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसने कैसे बना दिए, ये 3 चीजें कैसे फिट कर दी। मैंने बस आपको यहाँ पे हेल्प आउट ये की, समझ आपने फिर भी लेना था, लेकिन मैंने आपका टाइम शायद थोड़ा सा बचा लिया कि अब आप बुक से देखोगे तो अब आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगी ये 3 लाइंस कैसे इंटरसेक्ट कर रही है और ये किस किस वैल्यूज पे इंटरसेक्ट कर रही है। और वाइवा क्वेश्चन के लिए 2 डेफिनेशन, इनका फर्क आना चाहिए, रीनल थ्रेशोल्ड एंड रीनल ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। रीनल थ्रेशोल्ड वो है कि जो मिनिमम वैल्यू जिस पे आके नेफ्रॉन काम करना छोड़ देंगे, कुछ नेफ्रॉन जो कहेंगे हम रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते, वो वैल्यू कितनी है? 250 मिलीग्राम पर मिनट, जिस पे नेफ्रॉन आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ेंगे। और ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 375 मिलीग्राम पर मिनट। और मैंने आपको डिफरेंस की लॉजिक क्या बताई, इनका डिफरेंस होनी एक ही चाहिए थी, लेकिन डिफरेंस क्यों है? Because all the nephron of the kidney are not working at the same pace at the same time. ये ऐसे ही है वाइवा आंसर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी दोनों की, आपसे वैल्यूज पूछी जाएंगी ग्लूकोज की, और लास्ट पार्ट इसका ये होगा बताओ ये डिफरेंस क्यों, ये तो सेम होनी चाहिए, जिसमें आपका ये आंसर लास्ट पार्ट ये होगा। अब मुझे बताओ क्या ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सकते हो? yes, क्या ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? सप्ले का वर्ड ना सिर्फ वाइवा में ट्रिक के लिए है, क्योंकि ये गाइडन में लिखा नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट द स्प्ले डायग्राम, कैन यू ड्रॉ द स्प्ले डायग्राम? तो सप्ले का वर्ड नहीं बंदा कहता पता नहीं कौन से डायग्राम आ गए, वो ये वाली डायग्राम। क्लियर? ग्रेडियंट टाइम, ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डिफरेंस, इन दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, ये डिसाइड करेगा कि ट्रांसपोर्ट कब तक होगी। और क्या हो सकता है? टाइम। ये जो फिल्ट्रेट है वो कितने टाइम तक प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में या किसी भी टिब्यूल में रुका रहा। जाहिर स्टॉप तो नहीं होता है, चलता तो रहता है, लेकिन अगर स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम मिलता है आपको एक्सचेंज का, और अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम मिलता है। इसका मतलब है ये जो सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल सोडियम की एग्जांपल ली थी, इसके रिसेप्टर नहीं डिसाइड करेंगे कि इसने कितना क्रॉस होना है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम के केस में क्या था कि रिसेप्टर की सैचुरेशन रीजन थी, है इस केस में भी रिसेप्टर, लेकिन ये कभी सैचुरेट क्यों नहीं होते? क्योंकि ये कुछ और चीजें हैं जो डिसाइड कर रही हैं कि वो सब्सटेंस कितना मूव करेगा कितना नहीं करेगा। अगर अब मैं बताऊं, मैं आपको इस तरह समझाता हूं, अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस मौजूद है तो रिसेप्टर की सैचुरेशन सोडियम के केस में मैटर नहीं करेगी, सोडियम जाता रहेगा जब तक कंसंट्रेशन डिफरेंस रहेगा। एक और एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट डिफरेंस है तो तब तक सोडियम मूव करता रहेगा जब तक पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ जाता रहेगा। आपको याद है नर्व इंपल्स में आपने कॉन्सेप्ट किया था, उसमें सेम इसी तरह था कि वो बैलेंस कितना करते हैं। गेटिंग इट और नॉट? ओके, तो ये ग्रेडियंट टाइम का कॉन्सेप्ट।